प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की और एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 61 है। मैंने आपसे 500 क्वेश्चन की सीरीज की बात की है, उसमें 61 क्वेश्चन क्या कहता है देखें। भारतीय संविधान के भाग 4 में से संबंधित प्रावधान वर्णित है। बहुत आसान प्रश्न है, आप ध्यान दीजिए। भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 में बताई गई ये चीजें। भाग 4 में कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नागरिकता आपका भाग 2 है। चुनाव आपके जो है आर्टिकल 324 में है। मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। तो कुछ कहीं कहीं पर इंपॉर्टेंट जो भाग है उन्हें याद करना होगा तो अच्छा हो जाएगा। ये आपका बेस्ट आंसर हो गया कि भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कहां से कहां है? 36 से 51 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। फटाफट आप भी जवाब दीजिएगा ताकि सबके हाथ चलते रहें। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखने का प्रयास करेंगे। और सभी लोग जब बार बार चीजें करते हैं तो दिमाग पे सेट हो जाती हैं। तो आप प्रश्न को देखिए, उसका आंसर देने का प्रयास करिए और अगर अच्छा लगता है तो अपने और दोस्तों तक शेयर भी करिए। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? ये दूसरे फॉर्मेट में आपके पास एक बार और भी आया था। एसएससी एफसीआई 2021 से पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है 24वां, 30वां, 42वां और 44वां। तो ये मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल याद कर लीजिए कि 24वां नहीं है, 42वां है। कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, अक्षरों को उल्टा कर देते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन से, जो कि आपका 1976 का है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि इसे लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान, पूरे संविधान में ही इसने बहुत व्यापक परिवर्तन किया है, इसलिए याद रखना जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 43। तो ध्यान दीजिएगा सभी। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कर्मकारों के बारे में बात करता है। कर्मकारों के बारे में। ये क्या कहता है? 39 निःशुल्क विधिक सहायता। और 48 क्या कहता है? 48 कहता है कृषि और पशुपालन। 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखने की आवश्यकता है इसके बारे में। ये कर्मकारों की आजीविका के बारे में कहता है ना, कि उनको इतना पैसा मिल सके जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको सभी को आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए। बीपीएससी की ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बेस्ट आंसर क्या हो गया हमारा? पहला हो गया अनुच्छेद 40। मैंने पहले बता दिया है आपको त्रिस्तरीय प्रणाली के बारे में, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सब में इसके पहली वाली जो आपकी कक्षा थी उसमें आपने देखा था, उसे ध्यान दीजिएगा। ये सब डिस्कशन इस पर हो चुका है। 11वीं अनुसूची के बारे में भी बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 64, फटाफट जवाब भी देते रहे हमें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को समान न्याय तथा स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? अभी क्वेश्चन घूम घूम के आपके सामने बहुत बार आया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता। ये है आपका आर्टिकल 39A। अब ये हमने आपको बता रखा है, आपको ध्यान देना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जुड़ा है। और इसी वजह से क्या प्रावधान आया है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आया है। सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, जिसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है।
लीगल एड। तो ये बात कहां पर है, ये बात 39A कहता है। इसका मतलब क्या है, हमारे 36 से लेकर 51 के बीच में देखेंगे तो क्या है, डीपीएसपी है। तो हमारे कहा दिया गया है, भाग 4 में, भाग 4 में ही तो डीपीएसपी है, इसलिए भाग 4 में दिया गया है। तो परीक्षा का बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चाहे जैसे फॉर्मेट में आए हमें बनना चाहिए और हम उसे कर ले जाएंगे। मैंने 500 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन में कहे हैं और अब तक के लेटेस्ट प्रश्न भी उसमें समाहित हैं और पुराने अच्छे प्रश्नों का भी संकलन किया गया है, तो ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2007 का है। मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आपके पास आ गया। ऑप्शन ए, उन उदात्त आदर्शों को सजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ऑप्शन बी, आम चुनावों में मत देने का कर्तव्य। ऑप्शन सी, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य। ऑप्शन डी, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसके टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा। तो भैया आप इसको देखेंगे तो आपका पहला वाला जो पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये आपके कर्तव्यों में शामिल है। जो 11 कर्तव्य दिए गए हैं हमें, उन 11 कर्तव्यों में ये पहला पॉइंट है। उन उदात्त आदर्शों को सजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। तो याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल याद कर लीजिए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अब फिर मूल कर्तव्यों की बात आ गई है और ये सीजीएल टीयर 1 2013 क्वेश्चन है। अब देखेंगे तो भाग 3 तो हमने पढ़ ही रखा है, एफआर है। भाग 4 क्या कहता है, डीपीएसपी के बारे में बात करता है। भाग 4A क्या कहता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये आपका प्रश्न है। अब भाग 4 ये कहता है 4A, ये 4A कैसे आ गया, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया। इसने एक नया आर्टिकल 51A जोड़ा और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों को प्रदान की। तो इससे क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो जो भाग जुड़ा है वो कौन सा भाग जुड़ा है, भाग 4A जुड़ा है। तो भाग 4A ही आपका इसका आंसर हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं तो इसको दिमाग में रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक एक चीज को बहुत आसानी से लेके चलें और दिमाग में समाहित करते रहें। सभी प्रश्न बहुत इजी हैं अगर आपको बन रहे हैं, लेकिन अगर नहीं बन रहे हैं तो वो बहुत कठिन है। क्या कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, 1971 में, 72 में, 75 में, 76 में। तो देखिए आपको ये मालूम होगा कि एक समिति बनी, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह, हमने क्लासेस में आपको नोट कराई है बातें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी सिफारिश के आधार पर फिर 42वें संविधान संशोधन की बात आ गई, 1976 से जुड़ी। तो ये 1976 आपका आंसर हो गया। तो ये कब से जुड़ा है, 1976 से जुड़ा हुआ। फिर संशोधन से कुछ और जुड़ा है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए 42वां जब आया 76, फिर उसने 10 मौलिक कर्तव्य दिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर क्या हुआ कि फिर एक संशोधन और हुआ, 86वां, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा 2002। इसने क्या किया, 11वां जोड़ दिया, जो नंबरिंग में के या टा है। तो वो कर्तव्य जुड़ा, वो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। और किस उम्र के बच्चों की बात की गई, 6 से 14 वर्ष। किसके लिए कही गई है, पेरेंट्स के लिए कही गई है, माता पिता और गार्जियन के लिए कही गई है। तो इन बातों को याद रखना है। तो अब प्रश्न आपके पास क्या आ गया कि भाई कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगर हम प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ में तो एक भी नहीं थे,
एक भी नहीं थे। फिर 42वें से कितने आए, 10 आए। फिर 86वें के बाद कितने हो गए, 11 हो गए। तो ये दिमाग में रखने की जरूरत है, जैसा प्रश्न आए वैसा उत्तर आपको देना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जैसे रिपीट हो रहे हो, रिपीट नहीं है, वो फॉर्मेट चेंज है और उसी फॉर्मेट के क्वेश्चन हम चाहते हैं आपके दिमाग में सेट हो, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही हमें पीछे कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, अब नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो अगर इसे गौर से देखेंगे आप तो ये तो सीधे यही दिख जा रहा है हम लोगों को। ये आर्टिकल 18 है, अनुच्छेद 18, और ये अनुच्छेद 18 कहां पर है, एफआर में है। इसका मतलब यही नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो गया। जबकि ये तीनों क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूजन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाइए, फटाफट तेजी से जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, फिर नहीं आया। ये बार बार जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई फॉर्मेट होते हैं। एक तो कहता है नहीं आता, कोई कहता है आता है, फिर कहते हैं सुमेलित कीजिए, फिर कहते हैं कथन कारण, फिर कहते हैं इनमें से चुनिए। तो देखिए ये सभी क्या है, ये सब क्वेश्चन के फॉर्मेट हैं, 2, 3, 4, 5। इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं आजकल, एसएससी में आ रहे हैं, और एसएससी का आप जीएस हो जाने की वजह से उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाएगा। बाकी सीपीएफ में, एनडीए में, सीडीएस में सब तरह के इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस का ज्यादा पैटर्न है कथन कारण वाले का, और इनमें से चुनिए। एक और है कैटेगरी जिसका भी जिक्र नहीं किया, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। बेसिकली ये जो कैटेगरीज हैं, ये और ये तीनों जो है बहुत गहराई चाहती हैं और कॉन्सेप्ट भी चाहती है, नॉलेज के साथ कॉन्सेप्ट, यानी आपको अच्छा फैक्चुअल नॉलेज भी हो और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं, देखना पड़ेगा कि नहीं पूछ रहा है, क्या कह रहा है, उसी हिसाब से चलना होगा। तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये तो आता है मौलिक कर्तव्य में, प्राकृतिक पर्यावरण तथा सुधार ये भी आता है, सद्भाव को बढ़ावा देना ये भी आता है, आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण ये तो आर्टिकल 19 है, और ये क्या है, फंडामेंटल राइट। तो यही हमारा आंसर हो गया, ये नहीं आता, नहीं ढूंढना था तो नहीं, यही हो गया, ठीक है। तो सब तरह के प्रश्न आपके सामने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कंपटीशन आपकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ ये देखना चाहता है कि आप कितने कॉन्सेप्ट के प्रति क्लियर हैं, कितना आप उस टाइम के अंदर सोच पाते हैं, उस टाइम के अंदर कैसे आप प्रश्न का हल देख पाते हैं। कभी कभी नाना करके होती हैं चीजें, ये पता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये होगा। जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये वाली चीजें ये कर्तव्य है, तो ये पता चल जाएगा कि ये कर्तव्य नहीं है। और हो सकता है आपको सीधे यही पता हो कि ये कर्तव्य नहीं तो अधिकार है, तो सीधे टिक मार दिया। तो कुछ चीजें नाना करके समझ में आती है और कुछ हाँ करके समझ में आती है। तो ये देखना आपको पड़ेगा कि आप किस तरह से उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आंसर निकालना। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और जरूर बनना चाहिए, है ना। अब देखिए यहां से हम अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को लिया, समवर्ती सूची। जर्मनी से हमने वाइमर संविधान से आपातकाल के संबंध में कुछ चीजें देखी। संयुक्त राज्य अमेरिका से तो बहुत सारी चीजें ली हम लोगों ने, है ना। आपने देखा है कि यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, हमने यहाँ से तमाम चीजें, सबसे बड़ी बात तो हमने फंडामेंटल राइट ही ले लिया है। ये जो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर है, यहीं से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। पंडित जवाहरलाल नेहरू रसिया गए थे, तब उस समय ये संगठन काम कर रहा था। दो बातों से बड़ा प्रभावित थे, एक तो
योजनाओं से, पंचवर्षीय। और दूसरा था मूल कर्तव्य। तो ये तो उनके समय लागू हो गया, इसको लागू होने में थोड़ा टाइम लगा और फिर 42 में से लागू हुआ, आपने पढ़ ही रखा है। तो ये यूएसएसआर से लिए गए थे, इसको याद रखिएगा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन किसको बन रहे हैं क्लास खत्म होने के बाद काउंट करके बताइएगा। अभी मुझे बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स होता है लाइव चैटिंग के अलावा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपका कितना सही हुआ। ठीक है, जरूर बताया करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, उससे पता चलता है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं जो प्रयास कर रहा हूं, कितना सार्थक है। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? एसएससी सीजीएल टियर 1 का एग्जाम है, 2021 का क्वेश्चन है ये। देखिए अभी लेटेस्ट है, कोविड के समय की चीजें हैं। अब देखिए, मैंने आपसे पहले कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 से 10 जोड़े और फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11वां जोड़ा। तो क्या कह रहा है कि संशोधन के द्वारा, संशोधन यही हुआ। ठीक है, इस संशोधन तो यही कहलाएगा ना, वो तो संशोधन से पूरा मूल कर्तव्य ही आ गया। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से आपके जुड़े हैं, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, आइए अब ये अच्छा प्रश्न आ गया, किसकी अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की? किसकी अध्यक्षता में समीक्षा आयोग गठित किया गया जिसने मौलिक कर्तव्यों के बारे में कहा? क्वेश्चन नंबर 73 है। ऑप्शन ए माइकल जी इगोइनाल्डो, ऑप्शन बी एम.एन. वेंकटचलैया, ऑप्शन सी यूसी बनर्जी, ऑप्शन डी टी.के. जोशी। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा गया है, सीपीएसआई 2022 का क्वेश्चन है। पहले विद्यार्थियों, जो समीक्षा आयोग बना था ये वाजपेयी सरकार के समय बना, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, और इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति वेंकटचलैया। इन्होंने समीक्षा करके बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि समीक्षा आयोग का मतलब था संविधान की जो विभिन्न प्रावधान हैं इनकी समीक्षा करना, इनको देखना कि क्या इनके प्रावधान का औचित्य है, कैसे हैं, कहाँ टकराव हो रहा है, कौन सी कमियां हैं, किन बातों में सुधार होना चाहिए। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवित जागृत दस्तावेज है, तो इसमें कई बार परिवर्तन भी हो सकते हैं, संशोधन की व्यवस्था है। तो कौन सी चीजें हैं, क्या है, कहाँ कहाँ पर ध्यान देना चाहिए, तो इस संदर्भ में समीक्षा आयोग बनाया गया था वाजपेयी सरकार के समय। तो इसका आंसर हो गया एम.एन. वेंकटचलैया। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A और पहला मौलिक कर्तव्य ए के अनुसार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह का पालन करे और उसके आदर्शों, ध्यान दीजिएगा पहले की बात कर रहा है, आदर्शित और संस्थानों का सम्मान करे। ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। तो यहां पर जो आंसर है वो है आपका संविधान। संविधान, वह संविधान का पालन करे, ठीक है, और उसके आदर्शों का पालन करे। तो ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पहला पॉइंट है कि संविधान का पालन करे। ठीक है, उसको याद कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया है। अन्य शब्द नहीं है, वो वहां पर लिखा ही नहीं है, तो जो लिखा है वही याद ही करना है, तो उसको याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 75 पर आइए और बताइए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक है, क्या है ये? एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बताइए। 2023 चल रहा है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया। क्या कहा जा रहा है, गौर से देख के बताइए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में से एक
मैंने लिखाया है आपको, जब मौलिक कर्तव्य पढ़ाए हैं तो उसमें बाकायदे इन बातों का उल्लेख किया गया, एक बात लिखी हुई है। अगर आप पढ़ेंगे तो मैं 6-7 मौलिक कर्तव्यों में बहुत जोर देता हूँ, उनमें से एक ये मौलिक कर्तव्य है। तो ये आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, मानववाद के आदर्शों पर कार्य करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, संविधान का पालन करना, ये सभी बिल्कुल रटने वाली चीजें हैं, इनमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, और ये है मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय, बहुत बार आपके सामने आया है, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, और ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत आ रहा है, बहुत बार आया, इसलिए हमने भी आपको 2-3 बार प्रैक्टिस में रखवाया ताकि हर शब्द से आप परिचित हो जाए। निःशुल्क, मुफ्त, ये सभी शब्द याद रखिएगा, फ्री लीगल एड सभी सारे याद रखिएगा। तो ये जो है समान न्याय के उद्देश्य से है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। समान न्याय तभी प्राप्त होगा जब सब अपनी पैरवी कर सकेंगे, और सब पैरवी तभी कर सकेंगे जब लोगों को वकील भी उपलब्ध कराए जाए। नहीं तो गरीब आदमी कैसे अपनी पैरवी करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। आंसर है 39A। और ये किससे जुड़ा है, वही संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके बारे में बार बार जिक्र हो रहा है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, आइए, भारत के संविधान के भाग 4 में, ये भाग 4 है, भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, बताइए। सिविल सर्विसेज से क्वेश्चन है ये, भाग 4 के संदर्भ में बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। पॉइंट नंबर 2, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 3, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। फटाफट जवाब दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप इसे बताएंगे। आईएएस से पूछा गया प्रश्न है ये, बताइए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न को समझिएगा। भाग 4 के संदर्भ में क्या कह रहे हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, तो ये गलत बात है, क्योंकि आर्टिकल 37 क्या कहता है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, बहुत बार हमने आपको बताया। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 37 ये बात कहता है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये सिद्धांत जो है ये अनुसरणीय है, इनका उद्देश्य है यथा स्थिति राज्य लागू करेगा, यानी राज्य पर कोई बाध्यता नहीं है। जब बाध्यता नहीं है तो राज्य कैसे प्रभावित कर सकता है, ये सेंटेंस गलत हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक सही है, और वो कौन सा है, दूसरा वाला सही है। तो आंसर देखें, केवल 2, यानी बेस्ट आंसर आपका क्या होगा, केवल 2 हो गया। ठीक है, इसे याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्वेश्चन आ गया डीपीएसपी का कि भाई इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। नंबर 2, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर देखेंगे तो ये मैंने आपको पूर्व की कक्षा में एसएससी क्वेश्चन जब सॉल्व करा रहे तभी इसका कुछ जिक्र आया था। आर्थिक समाजी लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, सही बात है, और इन्फोर्सेबल यानी प्रवर्तनीय नहीं है, ये बात भी सही है। ये 38 डिफाइन करता है, ये 37 डिफाइन करता है, दोनों सही हैं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, इसको ध्यान रखना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रतिदिन हम आपकी कक्षा लेकर आ रहे हैं, इसका उद्देश्य बहुत दूर तक है। अगर आप कक्षाओं में बने रहते हैं, ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और बहुत बड़ा बेस तैयार होगा। अगर आप इन क्लासेस को देख रहे हैं तो आप आरओ का पेपर कर सकते हैं, पीसीएस में बैठ सकते हैं, और जितने भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एग्जाम है सब जगह क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट कहां से आएगा, जब हमने उसका पूरा ऑपरेशन कर लिया, हर तरह के क्वेश्चन को देख लिया, तो फिर क्या बचेगा। तो इसलिए पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, जो कमेंट्री कहीं कहीं पर कर रहा हूं उसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं।
तो प्रश्नों पर जब नजर बनी रहेगी तभी हम अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, और ये बातें आपको इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आपके क्वेश्चन गलत तो होंगे ही नहीं, साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन भी बनने लग जाएगा अन्य प्रश्नों की तरफ। इसलिए हर बात को पढ़ते समय थोड़ा सा धैर्य के साथ में चीजों को समझते हुए, और जब आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो आप लिखा भी करिए उसको मोबाइल पर, कमेंट भी किया करिए। उससे क्या होगा, हाथ से निकलेगा तो कहीं ना कहीं दिमाग में भी जाएगा। तो सारी बातों को लिखते रहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 78 की बात हम लोग कर रहे थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 79। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। अब ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस प्री का क्वेश्चन। अब देखिए आप ये क्वेश्चन आपको कितनी बार मैंने बताया, तो ये क्वेश्चन बहुत आपको इजी लगने लगा होगा क्योंकि आपको बनने लगा है। ठीक है, जब कोई चीज बनने लग जाती है तो बहुत इजी लगने लग जाती है, जब तक नहीं बनती वो बहुत कठिन होती है। तो आपको पता ही है कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है ना, वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी, और एक होता है पुलिस स्टेट। तो कल्याणकारी राज्य है हमारा, है ना, जो कल्याण के बारे में सोचता है हर वर्ग के। तो ये कहाँ है, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। पूरा राज्य का नीति निर्देशक तत्व इन्हीं सिद्धांतों को तो लेकर बना हुआ है। बहुत बार ये प्रश्न आया है, इसलिए आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, और यूपी पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है प्री का, और निश्चित रूप से बन जाएगा आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? सहज अध्ययन के लिए ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी उदार बौद्धिकतावादी, ऑप्शन सी गांधीवादी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फटाफट जवाब दे दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उम्मीद करता हूं सबको बन रहा होगा। देखिए हमारे जो डीपीएसपी हैं इनमें कल्याण छिपा हुआ है, और कल्याण किसका है? हर वर्ग का है। हर वर्ग का मतलब है चाहे वो मनुष्य हो, या कोई जीव हो, या प्रकृति हो, या पर्यावरण हो, सब तरफ हमारी धरोहर हो। ये सभी विचारधाराएं क्या बताती हैं कि ये समाजवादी विचारधारा है, हर वर्ग का कल्याण। उदार बौद्धिकतावादी हमारा जो संविधान है, जो राज्य के नीति तत्व है, बताते हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौते के बारे में क्या करेंगे, हम कृषि और पशुपालन के बारे में क्या करेंगे, हम शिक्षा के बारे में क्या करेंगे, हम समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में क्या करेंगे। तो क्या है? उदार बौद्धिकतावादी है। गांधीवादी विचारधारा क्या कहती है? गांधीवादी विचारधारा है कि ग्राम पंचायतों का गठन, और क्या कहती है? मद्यपान निषेध, मद्य निषेध, और गौवध का निषेध। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो गया? ये सभी बातें तो हैं, इसका बेस्ट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको ध्यान देने हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज सीरीज में यहीं तक प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे इन चीजों को भी देखते रहिए। तो आपके 500 क्वेश्चंस में से आज 80 प्रश्न हो गए हैं, यानी 420 क्वेश्चन अभी आपके और शेष हैं। 420 जिस दिन आप पढ़ लेंगे सारी चीजें आपके साथ में आ जाएंगी, दिमाग में आ जाएंगी। 22 तारीख से ऑफलाइन बैच ला रहे हैं और ऑनलाइन बैच लाने की प्रक्रिया चल रही है। उसी समय पर जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं। 3 डेज का ट्रायल भी अवेलेबल है, उसे अटेंड कर सकते हैं। समझ में आता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। मिशन एक सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान है, लगातार कई वर्षों से सिलेक्शन के क्षेत्र में आगे रहा है और अभी भी सबसे ऊपर चल रहा है। सिर्फ पॉम्प एंड शो, दिखावा और इन सारी चीजों से सारी कुछ नहीं होते हैं। विद्यार्थी के जीवन में कहीं भ्रम ना हो, ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि दिखावे से सिलेक्शन नहीं होता और दिखावा बहुत देर तक रहता भी नहीं है। हाँ, तत्काल में वो प्रभावित करता है और वो माहौल बनाता है, लेकिन सब कुछ वही नहीं है। सिलेक्शन होने के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, सिलेक्शन होने के लिए रेगुलरिटी होनी चाहिए, सिलेक्शन होने के लिए योग्य लोगों का होना आवश्यक है। ये सारी चीजें मिशन में आपको दिखेंगी। एक परिवार है मिशन, जो आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हर वो कार्य करता है जो आपके लिए अच्छा है। हो सकता है कुछ बातें कभी अच्छी ना लगे, क्योंकि घर का मुखिया डांटने का भी काम करता है, समझाने का भी काम करता है, प्यार करने का भी काम करता है, लेकिन अंततः उद्देश्य क्या होता है? सफल होना।
प्रयागराज में या किसी भी शहर में जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनके हम लोग संरक्षक हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उस संरक्षकता का सही से पालन करें। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगली सीरीज में फिर हम मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ में, और तैयारी बनाए रखिए। मन में जब भी कभी हताशा निराशा आता है तो ये सोचिए कि आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। वो लोग रोते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, बहुत भ्रष्टाचार हो गया, बहुत अंधेर मचा है, बेरोजगारी है। आप कितने भाग्यशाली हो कि आप विकलांग पैदा नहीं हुए, आप अंधे पैदा नहीं हुए, आप इतने गरीब परिवार में पैदा नहीं हुए कि आप पढ़ ही नहीं सकते। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, संभालने की जरूरत है, सजोने की जरूरत है। कुछ सपने हो सकता है पूरे ना हुए हों, लेकिन बहुत कुछ जो मिला है उसके दम पर तो कुछ नया करना है, और जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।